नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस दिशा में बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के लखनऊ में आयोजित 1916 के अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस में फूट हो गई 1907 में। कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में हो गया, गरम दल और नरम दल। इस विभाजन के बाद गरम दल कांग्रेस से बाहर हो गई और नरम दल या उदारवादी दल का फिर से कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्वाभाविक बात थी कि जब विभाजन हुआ तो शक्ति में भी कमी आई। गरम दल ने फिर से नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिया और नरम दल अपनी पुरानी अनुनय विनय की नीति पर ही चल रही थी। समय बदल रहा था, लोगों की मांगें बदल रही थी, परिस्थितियां बदल रही थी और लोगों की सोच बदल रही थी। तो स्वाभाविक है कि नीतियों में भी बदलाव अनिवार्य था, जिसको बदलने के नरम दल के नेता खिलाफ थे। 1907 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक कांग्रेस कहीं न कहीं प्रभावहीन थी। दूसरा, चूंकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर पर एक मजबूत और सशक्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकती थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस तो विभाजित होने के बाद खुद कमजोर हो गई। तो स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता आंदोलन की गति में कमी आता। इन सभी बातों के अंतर्गत 1916 के मार्च माह में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति तो प्रदान किया ही, लेकिन उदारवादियों की अनुनय विनय की नीतियों की विफलताओं को भी भारतीय जनमानस के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उदारवादी पहले से ज्यादा प्रभावहीन हो गए। लेकिन गरम दल ये बात जानते थे कि एकमात्र संस्था तत्कालीन परिस्थितियों में अखिल भारतीय कांग्रेस थी, जो पूरे भारतवर्ष में एक समग्र आंदोलन का सूत्रपात करने में सक्षम थी। इसलिए गर्म दल के नेताओं को भी कांग्रेस के छत्र छाया की आवश्यकता थी और इधर उदारवादी प्रभावहीन होते जा रहे थे, तो इनको भी कहीं ना कहीं एक गरम दल के कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसी दरमियान एक घटना घटित हो गई। दो प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है 1915 में। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस को जो भी प्रभावशाली नेतृत्व मिल रहा था, इन दोनों के कारण वो भी समाप्त हो गया और होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट और तिलक का कद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उन परिस्थितियों को भांपते हुए गरम दल और नरम दल दोनों ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक होने का निर्णय लिया। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण जो था कि स्वतंत्रता संग्राम को एक गति, सशक्त नेतृत्व के साथ साथ एक गति प्रदान करना था। तो जब विलय हो गया तो एक सशक्त नेतृत्व के साथ साथ एक निश्चित दिशा में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति देने की बात तय हो गई, क्योंकि इन दोनों का विलय हो गया। दूसरी बात, बाल्कन युद्ध के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जिस पर खड़े होकर वो अंग्रेजों के समक्ष अपनी शर्तें प्रस्तुत कर सकें। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में अवश्य हुई थी, मिंटो के कर्जन और मिंटो के प्रोत्साहन के बाद, लेकिन उसका कद कांग्रेस के समक्ष उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था। तो मुस्लिम लीग भी समझ रही थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो अपनी मांगों को एक
निश्चित आकार में अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी इस अधिवेशन का महत्व बढ़ जाता है। इस निर्णय के बाद अपने वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने, जिसका आयोजन बंबई में हुआ था, एक समिति का गठन किया 1915 ईस्वी में। उस समिति में मुस्लिम लीग के नेता तो थे ही, इसके अतिरिक्त कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता को शामिल किया गया था और सर्वसम्मति से इस समिति के द्वारा एक अनुशंसा की गई, जिसके आधार पर एक निर्णय लिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 1916 में जब कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगी, उसी दिन उसी समय मंच साझा करके मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ अपना अधिवेशन आयोजित करेगी और इसलिए इसको लीग कांग्रेस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले गरम दल और नरम दल का विलय हो चुका था इस लीग और कांग्रेस समझौता से पहले, इसलिए इस अधिवेशन को गरम दल और नरम दल समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता, चूंकि लखनऊ में आयोजित हुआ था यह अधिवेशन, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। तीसरी बात, लीग और कांग्रेस समझौता हो गई। बहरहाल समय आया, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर कुछ 19 सूत्री ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सबसे पहली बात थी कि शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र, यानी कि जितनी जल्दी हो सके, भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा स्वशासन प्रदान किया जाए। स्वशासन मतलब एक तरह से मान लें कि उपनिवेश वाली स्थिति, रक्षा, विदेश मामले इत्यादि, जो कि भारतीय भूभाग के बाहर के मुद्दे थे, वो ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रखे। इसके अतिरिक्त आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। स्वशासन, अपना शासन, इसकी विस्तृत व्याख्या तिलक ने जब 1917 में नासिक में होम रूल लीग आंदोलन की वर्षगांठ मनाई थी और जिसमें तिलक ने अपना प्रसिद्ध मंतव्य दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, उसमें इसको उन्होंने केसरी के माध्यम से और केसरी के पत्र को पढ़कर स्पष्ट किया था। खैर, शीघ्र पहले प्रमुख प्रावधानों में पहला प्रमुख प्रावधान था कि भारतीयों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वशासन दिया जाए। दूसरा प्रावधान था, दूसरा समझौते का दूसरा प्रावधान था कि वायसराय, चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, तो इसलिए वायसराय की केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ प्रांतीय परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें मनोनीत संख्या सदस्यों की जगह निर्वाचित सदस्यों की संख्या को तवज्जो दी जाए। तीसरी बात, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार में निहित हो। चौथी बात, सेना के कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए, अर्थात थल सेना और नौसेना, इन दोनों पर कहीं न कहीं भारतीयों का अधिकार हो। विदेशी मामले भले अंग्रेजों के हाथों में हों, रक्षा भले अंग्रेजों के हाथों में हो, लेकिन आंतरिक रूप से इसमें सिर्फ भारतीय सैनिक नियुक्त किए जाएं। आपको जब जरूरत पड़े या फिर भारत की रक्षा का कोई प्रश्न आए तो आपको हमसे, और प्रत्यक्ष रूप से यह प्रावधान यह व्यवस्था कर रहा था कि आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ती, क्योंकि थल सेना और नौसेना के सभी सैनिक तो भारतीय होते।
इसी सोच के साथ इन्होंने यह मांग प्रस्तुत की। अगली बात, एक जो प्रावधान मुस्लिम लीग ने रखा और जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, वह था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को तवज्जो दी जाए। इसी कारण से, सिर्फ एक इसी प्रावधान के कारण जितने बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी नेता थे उन सब ने इसका विरोध किया। रमेश चंद्र मजूमदार, जो कि आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं, उनके शब्दों पर गौर करें तो कांग्रेस ने एक ऐसी नींव का निर्माण कर दिया जिसके ऊपर आने वाले समय में पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ये रमेश चंद्र मजूमदार के शब्द थे। मदन मोहन मालवीय ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया। इसी प्रकार प्रमुख राष्ट्रवादी जो बुद्धिजीवी वर्ग के थे, जो समझदार थे, जिनकी दूरदर्शिता काफी मजबूत थी, उन सबों ने एक स्वर में इस समझौते का इसी एक प्रावधान के कारण विरोध किया, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं से अलग हो रहे थे बहुत ज्यादा तेजी तरीके से। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस, जो अब तक कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से इसका विरोध कर रही थी, उसके द्वारा उसकी इस शर्त को माना जाना कहीं ना कहीं उनके मनोभावों को बढ़ावा देने के बराबर था, और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निर्माण में, पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था। खैर, समझौते हो गए। 19 समझौते किए गए थे, जिनमें कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उनकी चर्चा हमने की और समझौते हो गए। इस अधिवेशन में किए गए समझौते, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौते किए गए थे, वह बीच में कुछ दिनों के लिए कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन उसी समय अली बंधुओं और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से चलाए गए आंदोलन ने इस समझौते की कमजोर होती शाखा को मजबूती प्रदान की, और यह समझौता लगभग 1922 तक चला, जब गांधी जी ने किन्हीं कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी घटना के बाद तब यह समझौता अपने आप टूट गया। मुस्लिम लीग अपने रास्ते पर चली गई और कांग्रेस तो अपने राष्ट्रवादी पद पर चल ही रही थी, अर्थात मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। इस बात की पुष्टि 2 वर्षों के बाद गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने की कि यह सम्मेलन, इस सम्मेलन में किए गए समझौते अंततः गत्वा टूट गए। इस बात की पुष्टि गांधी जी ने ही की, अपने शब्दों में, अपने अध्यक्षीय भाषण में की थी, बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया था। ये थे लखनऊ समझौते के प्रमुख प्रावधान, प्रमुख कारण और उनको बढ़ावा देने वाले प्रमुख तत्वों की भूमिका। अब बात करते हैं इस अधिवेशन के कुछ अनछुए पहलुओं की। तो इस
इसी अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह का बीजारोपण किया गया था। अब पूछिएगा कैसे, तो इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के मुरली भरहवा गांव के निवासी थे, वो पहली बार गांधी जी से इसी अधिवेशन में मिले, उनको चंपारण की स्थितियों से अवगत कराया। ब्रज किशोर प्रसाद ने इसी अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी का अगर राजनीतिक जीवन हम लोग देखने का प्रयास करें भारत में, साउथ अफ्रीका में नहीं, भारत में, तो उसको नई दिशा मिलना सबसे पहले आरंभ इसी लखनऊ अधिवेशन से हुआ था। इसी अधिवेशन में वह अपने मुखर रूप में शामिल हुए थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी इसी अधिवेशन में मिले। गांधी जी ने इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, पेश किया, माफ कीजिएगा, पेश किया, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे। उस समय लोगों, भारतीय गरीब लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजा जाया करता था। उसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था और यह इनके भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। इसके बाद इनका अगला चरण 1916 का साबरमती आश्रम था। खैर, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रकार इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिसके कारण भी इसका इतिहास में प्रमुख स्थान हो जाता है। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।